Assalamu alaikum. My name is Dr. Sanal Daf. Today the presentation is about the candidates who are reappearing in the next 5-hour attempt after missing out this one due to some reason. I was receiving few messages of the colleagues and the juniors regarding the guidance of how to study, what to study, how to start again, and what was the deficiencies. They were discussing in detail, of course, but मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं सबको आंसर कर सकूं. I tried to answer all of them. लेकिन आई रियलाइज्ड कि बहुत सारे लोगों की सिमिलर क्यूरीज हैं, सो आई जस्ट ट्राई टू रिकॉर्ड ऑल द आंसर्स एंड ट्राई टू हेल्प ताकि सबको इससे फायदा हो सके. Okay, please believe that it's completely okay and please normalize this. Not getting it right for the first time is completely normal. शुरू में हमें लगता है कि शायद हर चीज़ वेस्ट हो गई, सारी तैयारी वेस्ट हो गई, we deserved it. लेकिन by the end of time you will realize there were few deficiencies. हम आज इन्हें सॉर्ट आउट करेंगे कि कौन से एंड पे डेफिशिएंसीज थी. यू आर नॉट अलोन. स्ट्रगलिंग इन द वाइवा हैपेंस टू मैनी, ऑलमोस्ट एवरीवन. आप अपने आसपास देखें, बहुत सारे ब्रिलियंट माइंड ऐसे हैं जो दूसरी तीसरी चौथी, इवन आई हैव सीन सम सीनियर्स जो 6वीं या 7वीं अटेम्प्ट में पास हुए हैं. सो इट्स नॉर्मल. एक्चुअली इट्स नॉट नॉर्मल. हम हमारी कोशिश होती है कि हम जितनी जल्दी पास हो सकें, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, हमें एक्चुअली वो डेफिशिएंसी ढूंढनी होती है जो कोई भी कॉज होता है कि हमारी सक्सेस डिले क्यों हुई. इट्स नॉट योर मिस्टेक. आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर सकते कभी भी कि हाँ, मैं खुद को ब्लेम करूँ कि नहीं, अगर मैं ये आंसर दे देता या दे देती तो मैं पास हो जाता, या इस तरह से नहीं. कोई एक फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता ही नहीं है. इट्स नॉट जस्ट वन थिंग. नॉट सिंगल फैक्टर डिसाइड्स द आउटकम. मेनी थिंग्स प्ले ए रोल. एवरी मिस्टेक इज जस्ट a चांस टू लर्न एंड गेट बेटर. हम इनको आहिस्ते आहिस्ते करके एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे. ओके, हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इसको एक्सेप्ट करना है. देयर आर फ्यू पीपल जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, स्टिल दे आर कीप ऑन सेइंग मैंने सही बताया था. मैं बाहर आई, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, दे हैड द सेम आंसर्स, उन्होंने सेम तरीके से बताया, बट नहीं. एक्चुअली अप्रोच इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स. आप उसी डायग्नोसिस पे स्ट्रेट अवे आप कह दें कि ये लिम्फोमा का केस है, एंड एक जो कैंडिडेट है उसने बहुत रीजनेबल अप्रोच से उसी आंसर को ठीक बताया हो, तो एग्जामिनर विल डिसाइड कि किसकी अप्रोच ठीक है. सो अप्रोच इज एवरीथिंग. सबसे पहले हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना होता है एक्चुअली कि हमारी डेफिशिएंसी है. कौन सी साइड पर है, एग्जामिनर की साइड पर है या हमारी साइड पर है, या कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम लोग इस दफा पास नहीं हो सके. सो अंडरस्टैंडिंग द चैलेंजेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट. जब तक आप ये रियलाइज नहीं करेंगे that there is deficiency, you cannot improve it. Focus on what you can improve and not on being perfect. आपको किसी ने नहीं कहा टू मेमोराइज इट ऑल, टू से इट ऑल, टू टू स्टडी इट ऑल. आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आप सब कुछ मेमोराइज नहीं कर सकते, आप सब कुछ रिकॉल नहीं कर सकते, आप वहां जाकर सब कुछ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है, फोकस ऑन व्हाट यू कैन इम्प्रूव, फाइंड द गैप्स इन द प्रिपरेशन, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड वर्क ऑन देम स्टेप बाय स्टेप. Small improvements build the confidence and make you stronger. Just practice, reflect, keep going, and you will shine brighter. Okay, just question yourself, why to worry? कोई भी ऐसा फैक्टर जो मॉडिफाइबल है, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जस्ट वर्क ऑन इट, इम्प्रूव इट, मॉडिफाई इट. यू हैव टाइम, ऑलमोस्ट 6 months of time. It's not modifiable, let it go. Don't stress. Focus on what you can control and do not waste energy on what's beyond your reach. The struggle is temporary and the reward is lasting. Okay, let's just sort together the reasons of delayed success. There are few factors which you cannot control. We will discuss them in detail. हमारा कुछ लोगों का फैमिली इन्वायरमेंट इस तरह से होता है कि उनके पास क्रॉनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, चीजें होती हैं. उन्होंने बच्चों का ख्याल रखना है, उन्होंने पेरेंट्स का ख्याल रखना है, ग्रैंड पेरेंट्स का, ससुराल वालों का ख्याल रखना है, उन्होंने जॉब को मैनेज करना है, प्राइवेट प्रैक्टिस को मैनेज करना है. देयर आर द थिंग्स कि उनका लाइफस्टाइल इस तरह का होता है, उनके लिए स्टडी के लिए टाइम निकालना और मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन ये वो चीजें हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, सो वी जस्ट नीड टू मॉडिफाई आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू देम.
एग्जामिनर्स का स्टाइल कुछ का ऐसा होता है कि जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। यू नेवर नो अगला एग्जामिनर अपने माइंड में क्या लेकर बैठा है, स्ट्रिक्ट है, वो फ्रेंडली है। देर आर सम एग्जामिनर्स विच वर ओवर फ्रेंडली, इंटरप्ट करते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप की परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करना है। बिकॉज फर्स्ट फिल्म आपने ठीक बताई, दूसरी ठीक बताई, तीसरी पे वो आपको इंटरप्ट, उन्होंने आपको पूरी की पूरी 7 फिल्म्स दिखानी है। जब आप साथ के साथ फिल्म पे एक रीजनेबल आंसर्स और रीजनेबल अप्रोच देना शुरू करेंगे, ऑल ऑफ द सडन उनका एटीट्यूड आपकी तरफ चेंज हो जाएगा। फर्स्ट नहीं तो सेकंड फिल्म पे लाजमी चेंज हो जाएगा। यू जस्ट कीप गोइंग। आपने उस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना कि मैं इसको शायद अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, शायद इनको समझ नहीं आ रही, ही इज ओवर फ्रेंडली, ही इज स्ट्रिक्ट। नो, आपने ऐसा कुछ नहीं सोचना। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ख्याल करना है। उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी हो सकती है, वैरायटी हो सकती है। एक ही एग्जामिनर एक ही फिल्म के ऊपर दो सब्सिक्वेंट कैंडिडेट्स पे डिफरेंट वाइवा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग के कैंडिडेट की अप्रोच किस तरफ है, या एग्जामिनर उस वक्त उस कैंडिडेट से क्या पूछना चाहता है। बिलीव मी, जो एग्जामिनर्स हैं वो हमेशा हमें पास करने के लिए बैठे होते हैं। नेवर एवर कभी ऐसा हो कि वो एग्जामिनर ये सोच कर आए कि नहीं मैं आज सबको फेल करूंगा, या वो पर्पसफुली जो है वो एक कैंडिडेट को फेल करे। बिकॉज ये बाइस तो है, इस तरह से नहीं है, क्योंकि दो एग्जामिनर्स ने आपको इकट्ठे जज करना होता है। सो एक न्यूट्रल बंदा जिसकी कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है, तो वो एक न्यूट्रल मार्क्स ले ले अगर सारी फिल्म्स में, तो एडिक्वेट मार्क्स हों तो वो पास हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने सब में पूरे के पूरे नंबर्स स्कोर करने हैं। ओके, सो हम इस बारे में डिस्कस करते हैं कि आपने अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देना है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी या वैरायटी डिफरेंट हो सकती है। अपने आप को बिल्कुल ओपन माइंड करके बैठें। बी रेडी फॉर एनीथिंग दैट कम्स योर वे। हो सकता है कि वो आपसे पूछें कि आपने ये वाला फेस कौन से सेकंड पे लिया था, इस टेक्निक में आपने कॉन्ट्रास्ट को किस तरह से दिया था, अगर पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी हो तो आप उसको किस तरह से अप्रोच करेंगे। वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अपने माइंड को सिर्फ और सिर्फ इस तरह से सोच के बैठें कि दे कैन आस्क यू एनीथिंग। अगर तो वो आपको आती है, यू जस्ट से इट प्रॉपरली। अगर आपको नहीं आती तो आप उनसे प्रॉपरली एक्सक्यूज कर सकते हैं कि सर इस टाइम मेरे माइंड में नहीं आ रही। इट्स वेरी ओके। आपने उसको लेके नहीं बैठे रहना कि ये इन्होंने मुझसे क्या पूछ लिया, अब मैं अगली फिल्म पे कैसे। ऐसा नहीं करना। नेचुरल पर्सनालिटी होती है कुछ लोगों की। कुछ लोग, मुझे असल में अभी एक कैंडिडेट ने मुझसे ये पूछा कि मुझसे मुझे लगता है कि मेरे माइंड में वो सब कुछ होता है लेकिन मैं बता नहीं पाता क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा सोशल नहीं हूँ। दिस इज नॉट द वे। आप सोशल नहीं हैं और आप एग्जाम में नहीं बता सकें, आपने इस चीज के गैप को आपने खुद फिल करना है। आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इस चीज को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने वहां पर किस तरह से परफॉर्म करना है। ओके, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरह के हैं जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं लेकिन वो पास होते हैं। सो दिस इज नॉट द क्राइटेरिया कि आपकी अपनी नेचर किस तरह की है आप वहां पर जाकर बोल सकते हैं या नहीं हो सकते। वर्क ऑन इट। अनएक्सपेक्टेड लाइफ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कोई अल्लाह ना करे इलनेस हो सकती है, आपकी अपनी हो सकती है, आपके घर में किसी की हो सकती है। आपको बहुत सारा टाइम वहां पर देना पड़ सकता है, आपका माइंड बर्न आउट हो जाता है, आपके कुछ बुरे दिन आ सकते हैं। आपने क्या करना है, इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। फोकस ऑन योर ओन प्रोग्रेस। आपने सिर्फ अपनी प्रोग्रेस के ऊपर फोकस करना है। एंड डू नॉट वेस्ट टाइम कंपेयरिंग विद अदर्स। उसने तो आज इतना कर लिया होगा, उसने तो ये टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। नो, आपका जितना कैलिबर है, आप जस्ट अपने पिछले दिन के साथ कंपेयर करें। आपने अगले दिन में कुछ अच्छा किया या नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे बैड डेज आते हैं, बहुत सारे गुड डेज भी आते हैं जिस दिन आप बहुत अच्छे क्लियर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। आपके बहुत सारे जो लेफ्ट ओवर पुराने टॉपिक्स नहीं समझ आए होते हैं, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल वेरिएशंस होती हैं। देर आर फ्यू पीपल जिन्होंने ये कहा कि हमारी ट्रेनिंग में ये डेफिशिएंसी थी, ये डेफिशिएंसी थी, हमारे पास फ्लोरो नहीं थी, हमारे पास एमआर नहीं था। असल में रेडियोलॉजी एक इस तरह की मोडेलिटी है कि उसके ऊपर हम आखिरी दिन पे बैठ के अगर सिर्फ इंटरनेट से पढ़ने की कोशिश करें तो हम पढ़ सकते हैं। हमारे पास इसमें कोई सर्जिकल स्किल्स नहीं चाहिए कि जब तक हमने वो परफॉर्म नहीं किया होगा हमें। नहीं, हमारे पास रेडियोपीडिया है, हमारे पास नेट है, एंड एट दी एंड हर कोई सिर्फ इंटरनेट से पढ़ता है, क्योंकि सारे केसेस जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो अपनी पूरी अच्छी ट्रेनिंग में किसी ने भी नहीं देखे होते। सो दीज आर द थिंग्स। जो इंस्टीट्यूट्स हैं, किसका किस तरह का सुपरवाइजर है, किसके किस तरह के सीनियर्स थे, किसके किस तरह का ट्रेनिंग पीरियड गुजरा, ये सारी चीजें वो है जिनको अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि डेली एटलीस्ट वन स्टेप फॉरवर्ड। सो जस्ट कीप गोइंग। ओके, सो हम अब बात करेंगे मॉडिफाइबल फैक्टर्स के बारे में जिन पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पुअर स्टडी प्लान।
जिसमें कोई मॉक वाइवा नहीं होता। हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और हम उसको ना तो हमारे पास किसी को मॉक्स देने का टाइम होता है, ना हम कभी भी उसकी फिल्म पे प्रैक्टिस करते हैं, ना हम किसी सीनियर को, किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। हम बहुत एक पूरा सा प्लान बनाते हैं और हम उस पर शुरू हो जाते हैं, बहुत लेंथी बुक्स उठाते हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने प्लान करना है बहुत स्मार्टली एंड डू रेगुलर मॉक्स एट द एंड ऑफ डे। आपने ये करना है, आपको जो चीज़ मुश्किल लग रही है, जो केस मुश्किल लग रहा है, जिस पे आप फर्स्ट टाइम पे नहीं अप्रोच कर सके थे, आपने उसका स्क्रीनशॉट बनाना है, एंड बाय द एंड ऑफ डे वो जो कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, आपने डेली नहीं तो वीकली कम से कम उनको जरूर देखना है। उसके बाद जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो अनस्ट्रक्चर्ड आंसर्स आते हैं, या तो हम बहुत लंबे आंसर्स देना शुरू कर देते हैं या बहुत छोटे आंसर्स को देना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जामिनर ने आपसे पूछा ही नहीं है कि क्लासिफिकेशंस क्या हैं और कितनी तरह की हैं, आपने खुद ही बताना शुरू कर दिया इसकी ये टाइप्स होती हैं, इसमें ये प्रॉब्लम होती है, इसकी ये पैथोफिजियोलॉजी होती है। नो, उसने जितना पूछा है आप सिर्फ उतना बताएं। बहुत शॉर्ट नहीं बताना आपने। अगर आपने जितनी एडिक्वेट बातें हैं वो आपने जरूर बतानी है। कोई भी ट्रॉमा अगर आपके पास आया है, कोई भी, हमने उसके लाजमी, हमने उसके फ्रैक्चर को हमने माइंड में रखना है, हमने उसकी डिसलोकेशन को माइंड में रखना है, हमने उसके दो व्यूज को लाजमी मांगना है। हम कहेंगे कि आई वांट टू रूल आउट द फ्रैक्चर, आई जस्ट वांट टू सी द लैटरल व्यू। एग्जामिनर के पास अगर होगा तो वो दे देगा, अगर नहीं होगा तो वो एटलीस्ट आपके लिए पॉजिटिव मार्क है कि आपने इस चीज को कंसीडर किया है। आपने न्यूरोवास्कुलर बंडल को आपने जहन में रखना है, आपने उसके साथ जो उसके एक्सटेंशन है उनको जहन में रखना है, आपने उसके डिस्टेंट मेटास्टेसिस को, मेटास्टैटिक वर्कअप को आपने जहन में रखना है। आपने कभी भी बहुत छोटा आंसर नहीं करना कि हाँ ये रेक्टल मैस पड़ा हुआ है एंड दैट्स इट। नो, आपने या तो बहुत लंबा आंसर नहीं करना या बहुत छोटा आंसर नहीं करना। अपने माइंड में सिनेरियोज बनाए ट्रॉमा के लिए, आपने क्या क्या एडिक्वेट चीजें देखनी है, आपने क्या क्या चीजें बतानी है, आपने नेक्स्ट उसका डॉपलर कराना है फॉर द वेस्कुलरिटी, उसकी पेटेंसी को आपने देखना है, आपने उसके उसको क्योंकि बहुत सारे इस तरह के हमारे पास कभी एक्सरेज आ जाते हैं, कभी कुछ इवन सर्वाइकल स्पाइन के या कुछ के, कि अगर किसी का कोई फ्रैक्चर है कुछ है तो यू जस्ट नीड टू चेंज द पोस्चर ऑफ द पेशेंट। बहुत सारे पोस्चर्स इस तरह के आ जाते हैं, आपको चीज़ों को मॉडिफाई करना पड़ता है। सो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि मैंने कौन से सिनेरियो में किस तरह की चीज़ों को देखना है। आपने वाइवा में ये चीज़ें बतानी है। ओके, सो द थर्ड वन इज अनक्लियर स्पीच होती है, वीक एक्सप्लेनेशन होती है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं, बहुत वीक बोलते हैं, ज्यादातर बातें माइंड में होती हैं या मुंह में होती हैं, वो बाहर नहीं आ सकती। जब बाहर नहीं आएंगी तो एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा व्हाट यू आर थिंकिंग एग्जैक्टली। आपने जो भी बोलना है बिल्कुल क्लियरली बोलना है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलना है, और ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिन पे प्रैक्टिस करके आप उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। पूरा आई कांटेक्ट होना, नर्वस मोमेंट्स का होना। मेरे वाइवा में एक दफा ऐसा हुआ था कि एक डॉक्टर साहिबा हैं, शी आस्क्ड मी कि डायरेक्ट मेरी तरफ देखो, तुम्हें बार बार ये, उन्होंने अपनी चेयर ही मेरी तरफ मुड़वा ली थी, यानी मेरी चेयर अपनी तरफ करवा ली थी। उन्होंने कहा था कि मुझे देख के बात करो जो भी करनी है। देर आर फ्यू एग्जाम्पल्स, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जो कहते हैं कि आप इस तरह से बात करें, आप इस तरह से ना करें, आप ये पेंसिल पकड़ लें, आप इसके साथ साथ एनाटॉमी बताएं, आप ये चीजें बताएं, अपनी फाइंडिंग्स बताएं साथ साथ। हर किसी का वहां पर एक पर्सनल ह्यूमन लेवल पर अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, उनकी अपनी डिमांड्स होती हैं। आप इस तरह से, तो आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करके बैठें। आपने बिल्कुल ठीक बैठना है, आपने मेंटेन करना है आई कांटेक्ट को, अगर ज़रूरी हो आपने बिल्कुल काल्म रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी चीज़ पे एनॉय हो जाना है, नहीं अब मुझे इसकी तरफ देखना ना पड़े, अब मुझे फिल्म की तरफ देखना ना पड़े। मैं बहुत सारे इमेजेस देख के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ एकदम, और सिर्फ एक बड़ा सा इमेज लगा हो तो मुझे चीजें नजर नहीं आती, मुझे बहुत पीछे बैठना पड़ता है। इस तरह की चीजें हैं जो मैंने सुनी है कुछ कैंडिडेट से। सो प्लीज डोंट डू दिस। पैनिक नहीं होना, आपने ओवर थिंक नहीं करना, फियर ऑफ एग्जामिनर, आपने प्री ऑक्यूपाई बिल्कुल नहीं होना, ये तो वो एग्जामिनर आ गया, ये तो वो सेंटर आ गया, अब तो मैंने पक्का फेल होना है, ऐसा नहीं सोचना आपने। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है। जो भी एग्जामिनर आए, जो भी फिल्म आए, जो भी सेंटर आए, यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ सो वेल कि आपके सामने कुछ भी आए, यू जस्ट स्टार्ट solving the film. Okay, not rehearsing aloud or recording the answers. Rehearse answers out loud, record and review them. आपने क्या करना है, आपने कोई भी फिल्म उठानी है या कोई भी केस रेडियोपीडिया से या गूगल से खोलना है, आपने उसका वॉइस नोट भेजना है, अपने आप को भेजते हैं, व्हाट्सएप पे भेजते हैं, आप उसको सुने। जब फर्स्ट टाइम सुनेंगे उसके बाद आप इसकी दोबारा प्रैक्टिस करें, थर्ड थर्ड टाइम प्रैक्टिस करें। जब आप देखेंगे आप तीसरी दफा आपने उसी सिनेरियो की, आपने सार्कोइडोसिस की या आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस की, किसी भी चीज की आपने रिकॉर्डिंग की है और सुनी है, यू विल क्लियरली सी द डिफरेंस के जो फर्स्ट टाइम आपने रिकॉर्डिंग की थी, जो थर्ड टाइम आपने रिकॉर्डिंग की थी, उनमें क्या क्या डिफरेंस था। ठीक है, आपने इस चीज की बहुत ज्यादा रिहर्सल करनी है कि जब आप आंसर देते हैं उसमें क्या क्या चीजों की डेफिशिएंसी होती है आपकी, इवन आपकी टोन की, आपकी वॉइस की।
उसके बाद जो एक चीज़ है वो पुअर स्लीप है, इरेगुलर रूटीन है, लास्ट मिनट क्रेविंग क्रेमिंग है। अच्छा, उसके लिए आपने रेगुलर स्केड्यूल बनाना है, अच्छी तरह से सोना है, चीज़ों को रिवाइज करना है। फैमिली स्ट्रेस होता है, लैक ऑफ सपोर्ट, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, आपने उसके लिए प्रॉपरली हर चीज़, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिनको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। लाइब्रेरी जाना है, आप वहाँ चले जाएं। अगर आप अपने क्लिनिक पे अच्छा पढ़ सकते हैं, आप कुछ अरसे के लिए कुछ पेशेंट्स को लिमिटेड कर लें, लेकिन आप इन सारी चीज़ों को मॉडिफाई करें। ओके, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। फॉर रिपीटर्स जिन्होंने एक दफ़ा वाइवा दे दिया है और उन्होंने दोबारा अपीयर होना है, सो जस्ट नेवर वेस्ट योर टाइम। बहुत सारे हमारे ऐसे कोलीग्स आते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, फिर पढ़ेंगे। नो, अगर आपके पास अभी से टाइम है, आप अभी से स्टार्ट करें। यू नेवर नो आने वाले दिनों में कैसा एक्सपेक्टेड है आपके लाइफ में, कैसे अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें, और खास तौर पे जब एग्जाम के बाद, फौरन स्ट्रेस के बाद बंदा पढ़ता है, एक तो उसका फ्रेश नॉलेज होता है, आप उसी को कंटिन्यूस आगे कंटिन्यू रखते हैं। कुछ चीजें होती हैं कि जो आपकी डेफिशिएंसीज होती हैं, फौरन फौरन जो केसेस होते हैं, आप उनको दोबारा अच्छे से रिवाइज करते हैं। ये नहीं कि आप उसी दिन बुक उठा लें, लेकिन एटलीस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर मोर देन लाइक 10 डेज और 2 वीक्स। इससे ज्यादा नहीं, आपने फौरन से स्टार्ट कर देना है। बेशक अकेले स्टार्ट करें, बेशक एक फिल्म से स्टार्ट करें, बेशक डेली के एक टॉपिक से स्टार्ट करें, लेकिन आप फौरन स्टार्ट करें। अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। उसके बाद जो आपने काम करना है, जब आपने दोबारा से पढ़ने के लिए बैठना है, आपने स्पॉट करना है व्हाट वाज द प्रॉब्लम। क्योंकि अब तक आपको बहुत अच्छे तरीके से खुद से समझ आ चुकी है कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पर था। यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेक डाउन किया है इन चीज़ों का। हो सकता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि कुछ लोग अभी तक स्पॉट ही नहीं कर पाए कि मुझे नहीं पता कि मेरी गलती थी कहाँ पर। वेल, या तो प्रिपरेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है, टू शॉर्ट या टू लॉन्ग प्रिपरेशन। इसमें ये होता है कि या तो कुछ लोगों का, मैंने सुना है इस दफा कि वो सिर्फ पास्ट पेपर्स करके चले गए थे। ऐसा नहीं होता। सिर्फ पास्ट पेपर्स करने से गुजारा नहीं होता। एक्चुअली यू जस्ट नीड टू कवर ऑल द टॉपिक्स, ऑल द एडिक्वेट टॉपिक्स। या फिर बहुत लंबी लंबी सीरीज नहीं उठा लेनी कि अगर हमारे पास टाइम कम है, अभी अभी टॉक्स पास हुआ है और हमने बहुत लंबी लंबी सीरीज को करना शुरू कर दिया है, एट द एंड ना तो हम उनको रिवाइज कर रहे हैं, ना हम किसी को कोई मॉक दे रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद प्रिपरेशन, विद टाइम टेबल, विद स्केड्यूल, विद मैनेजिंग द टॉपिक्स, एक्चुअली विद मैनेजिंग द सिलेबस। आपने चेकलिस्ट की सारी चीजें नहीं करनी, आपने चेकलिस्ट में से सिर्फ वो चीजें करनी है दैट आर इम्पोर्टेंट। और ये आप कॉमन सेंस के साथ आप देखें कि कौन कौन से कॉमन केसेस हैं जो हमने ट्रेनिंग में देखे थे जो आ सकते हैं। बहुत रेयर केसेस नहीं आते, और आपने बहुत रेयर डायग्नोसिस एट द फर्स्ट बोलना भी नहीं है, अनटिल कि वो बहुत कोई आंट में नहीं हो। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है वो हो सकता है कि हम बहुत लंबी लंबी और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लें, लेकिन हमारे पास रिवीजन का टाइम ना हो। देर आर फ्यू पीपल जो बहुत कुछ बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन एंड पे रिवाइज नहीं करते, तो इस वजह से वो चीज़ें प्रॉपरली माइंड में रिकॉल नहीं कर सकते एट दैट टाइम बैठ के कि हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या नहीं पढ़ा था। सब कुछ मिक्सअप हो रहा होता है। हमें एट द एंड ये बहुत कॉमन सुनने को मिलता है कि हर चीज़ मिक्सअप हो रही है। मुझे लग रहा है कि इसलिए होता है क्योंकि हम उस चीज़ों को प्रॉपरली रिवाइज नहीं करते। इन रिटेनिंग द थिंग, हमने चीज़ें रिवाइज भी कर ली हैं, लेकिन हम उनको रिटेन नहीं रख पा रहे। क्यों नहीं रख पा रहे? क्योंकि हमने उसकी इनफ प्रैक्टिस नहीं की। इन फाइंडिंग द पैथोलॉजी हमने रिटेन कर लिया चीज़ों को, हमारे पास बुकिश नॉलेज है, लेकिन हमने विजुअल मेमोरी तो बनाई नहीं, क्योंकि हमने सारा थ्योरी से पढ़ा था। फाइंडिंग द पैथोलॉजी, हमें पैथोलॉजी ही नजर नहीं आती कि वो है कहाँ पर। या तो वो स्ट्रेस होता है, या वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे माइंड को नहीं पता, हमारी आईज उसको नहीं देख सकती। उसके बाद हमें पैथोलॉजी भी नजर आ गई, लेकिन हम उसको बोल नहीं पा रहे। हमें सामने पड़ा पता है कि ये एन्यूरिज्म है, ये डायसेक्शन है, हम उसको बोल नहीं पा रहे हैं कि व्हाट इज द पैथोलॉजी, व्हाट इज द एक्सटेंशन, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट। ये सारे वो स्टेप्स हैं जिन पर आपने सॉर्ट आउट करना है कि मुझे किस जगह पर प्रॉब्लम आई थी। यानी अगर एक बंदा वहां पर फिर बोल भी रहा है, ठीक है, कुछ ज्यादातर लोगों को बल्कि मैंने ये सुना है इस दफा ये प्रॉब्लम हुआ है। हमेशा से ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन मुझसे जिन लोगों ने हेल्प मांगी, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ कि आप बोल भी रहे हैं लेकिन आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। यानी आपको डिफरेंशियल्स या तो आते नहीं है, या फिर आपने डिफरेंशियल्स बोल दिए हैं एंड यू नेवर नो हाउ टू डिफेंड इट। मैंने ये बोल दिया है, लेकिन मैं इसको कैसे बताऊंगा कि नहीं, ये है, ये एसेप्टेट है, बाइकॉर्नोइट है, मैं ये कैसे बताऊं? मतलब मुझे वहां पर बताना नहीं आ रहा, मुझे खुद को डिफेंड नहीं करना आ रहा कि जो डिफरेंशियल्स बोले हैं मैंने इस सीक्वेंस में क्यों बोले हैं। उसके बाद अगर डिफेंड भी कर लिया तो कंपाइल नहीं करना आ रहा।
कि मैनेजमेंट कैसे बतानी है, मैनेजमेंट को एंड तक कैसे लेकर जाना है, केस को क्लोज नहीं करना आ रहा। आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले सिर्फ प्रॉब्लम को स्पॉट करना है और सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है। यानी अगर किसी को सिर्फ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताने में और मैनेजमेंट प्रॉब्लम बताने में इशू हो रहा है, तो ही और शी जस्ट नीड टू सिट डाउन और जो भी वो केस देखे उसकी सिर्फ मैनेजमेंट पे फोकस करे, उसके जब वॉइस नोट्स करे अपने आप को सेंड करे, उसकी प्रैक्टिस करे, उसमें वो मैनेजमेंट पे ज्यादा फोकस करे, बजाय इसके कि वो पूरे का पूरा केस, पूरी पैथोलॉजीज उसकी दोबारा से हर चीज को पढ़ने की कोशिश करे। नहीं, एक दफा, कम से कम एक दफा वो पूरी की पूरी चेकलिस्ट या पूरे के पूरे टॉपिक्स आपने ऐसे जरूर करने हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसको कंपाइलेशन पे, उसकी मैनेजमेंट पे बेस करते हो कि मैं इस केस को, अगर ये आएगा मैं इसको किस तरह से एंड तक पहुंचाऊंगी, अगर कोई कैविटेटरी लीजन होगा उसके मैं डिफरेंशियल्स क्या क्या दूंगी और किस बेस पर दूंगी। ओके, फॉर वाइवा एंड फॉर टॉक्स जिन लोगों ने सिर्फ वाइवा और टॉक्स दोबारा देना है, आइदर उनकी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, उन्होंने क्या करना है कि उनके पास इनफ टाइम है, उन्होंने थ्योरी तो देनी नहीं है, उनके पास पूरे 6 मंथ्स हैं, दे जस्ट नीड टू चूज द बेस्ट सीरीज। अब आपके पास इनफ टाइम है कि आप एक लंबी सीरीज कर सकते हैं। उन लंबी सीरीज के बारे में भी हम बात करेंगे कि वो कौन सी हैं। आपने अपने स्टडी प्लान टाइम को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, एक मॉर्निंग पे, इवनिंग पे कर लें आप, या फिर मॉर्निंग पे जॉब के टाइम पे कर लें, या एक क्लिनिक के टाइम पे कर लें, एक रात को सोते हुए बेशक कर लें। उसमें आपने ये करना है कि एक टाइम पे आपने सीरीज करनी है और दूसरे टाइम पे आपने चेकलिस्ट करनी है। इस तरह ये होगा कि आपके पास टॉपिक्स और केसेस दोनों एट द सेम टाइम कवर हो जाएंगे। यानी एक चीज अगर आपने ऑक्सफोर्ड उठाई है और उसमें से आपने सिस्टिक फाइब्रोसिस कर लिया है, तो आपने उसको पूरा प्रिपेयर करना है, उसकी मैनेजमेंट उस तरह से बोलनी है जिस तरह की आपने एग्जाम में बोलनी है, तो आपने चेकलिस्ट पे उसी से मार्क कर देना है। इस तरह ये होगा कि आपके बाय द एंड ऑफ डे चेकलिस्ट के भी बहुत सारे टॉपिक कवर हुए हुए होंगे और आपको वो पूरे का पूरा केस तैयार भी होगा। जो लास्ट 2 मंथ्स है वो आपने रख देने हैं फॉर रिवीजन ओनली। तो उस टाइम पे आपने पूरा सिर्फ रिवाइज करना है, जो आपने नोट्स बनाए होंगे आपने उनको रिवाइज करना है, अपने स्क्रीनशॉट्स को रिवाइज करना है, आपने अपनी क्लासिफिकेशंस को, ग्रेडिंग को, स्टेजिंग को रिवाइज करना है। जो कोई आपने ऑनलाइन या कहीं भी लेक्चर्स लिए होंगे जिसमें से कोई अच्छी चीजें थी, उसके हम अक्सर स्क्रीनशॉट बना लेते हैं, आपने वो करने हैं। ओके, सो हम इस बारे में बात करेंगे कि कौन सी सीरीज हम कर सकते हैं फॉर दिस टाइम। 10 बहुत अच्छी बुक है। बाकी दोनों की निस्बत 10 इसलिए ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसमें एक तो केसेस, नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कॉमन केसेस हैं, और उसमें पॉसिबल वाइवा क्वेश्चंस भी बताए हुए हैं, और उसमें जो डिफरेंशियल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से रूल आउट किया हुआ है। ना तो वो बहुत लंबी है ना वो बहुत छोटी है। 10 इज़ वेरी गुड बुक। ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड बेहतरीन बुक है। मैंने ये सारी, इनमें से ऑक्सफोर्ड की थी, मैंने 10 की थी, और ऑक्सफोर्ड इज़ वेरी गुड बुक। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके सारे की सारी सीरीज के सारे टॉपिक्स करें, आप इसमें से जो चीज़ आपको वीक लगती है आप वो कर सकते हैं। आप सिर्फ इमरजेंसी के केसेस कर सकते हैं। मुझे जब प्रिपरेशन के दौरान प्रॉब्लम हुई थी वो ये हुई थी कि जो बहुत कॉमन इमरजेंसी के केसेस होते हैं उनको प्रॉपरली हेमरेजिक इन्फार्क्ट, इस्केमिक इन्फार्क्ट जो हमारे पास आएगा, सबएरेक्नॉइड हेमरेज, उनको कैसे मैनेज करना है, जो इमरजेंसी की फौरन फौरन की चीजें हैं वो बताने में, तो वो ऑक्सफोर्ड में बहुत अच्छी बताई हुई हैं, पीट्स में बहुत अच्छी बताई हुई हैं। और एक दो और चीजें हैं इसकी ऑक्सफोर्ड की, वो बहुत अच्छी हैं, आप ये कर सकते हैं। आप बाकी जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है वो आप ब्रिगेडियर एशरफ और ब्रिगेडियर सलीम के सारे आपने करने हैं। एटलीस्ट वो फोल्डर्स 1 या 2 टाइम्स फॉर द वाइवा अटेम्प्ट आपने वो जरूर सॉल्व करने हैं, आइदर अलोन या फिर किसी के साथ बैठ के। अगर किसी के साथ बैठ के कर सकते हैं तो दैट इज बेस्ट। शाहिद हुसैन बहुत अच्छी बुक है, बहुत लंबी है, लेकिन अगर आप एक दफा कर लें, इसमें डिफरेंशियल्स बहुत अच्छे बताए हुए हैं। थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी खराब है लेकिन आपके पास थ्योरी बहुत अच्छी है, इसमें सिद्धू सिद्धू हो जाती है, जल्दी हो जाती है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये सारी की सारी सीरीज करें। अगेन आई एम सेइंग, आपने क्रॉस सेक्शनल स्टडी की जरूर प्रैक्टिस करनी है, आपने चेकलिस्ट सारी की सारी करनी है, और इनमें से कोई भी एक सीरीज आपने करनी है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास चेकलिस्ट और पास्ट पेपर्स के टॉपिक आ जाता है। चेकलिस्ट हमारे पास जो खैर आजमी की चेकलिस्ट है दैट इज वेरी गुड, उसमें से जो कॉमन केसेस हैं वो आपने जरूर करने हैं, और जो पास्ट पेपर्स हैं हमारे पास वाइवा के कंपाइलेशन की लिस्ट हैं प्रीवियस, आप इधर उधर से पूछिए अपने सीनियर्स के जो भी वाइवा के टॉपिक्स हैं, आप उनको पूरा प्रिपेयर करें इस माइंड के साथ कि अगर मैं बैठी हूँ और मेरे पास ये केस इस तरह से आएगा तो हाउ आई विल प्रोसीड। ओके, जिन्होंने अब थ्योरी देनी है उनका जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो ये है कि हम कहाँ से दोबारा से थ्योरी पढ़ना शुरू करें। आइदर हम बड़ी बड़ी बुक्स को दोबारा उठा लें, या आइदर हम साथ में थोड़ा सा टोक और वाइवा भी पढ़ते रहें। तो उनके लिए ये आंसर है कि अब सीपीएसपी में रिटर्न काफ़ी डिफिकल्ट आता है, आपने एमसीक्यू बुक से करना है, क्योंकि एमसीक्यू ओरिएंटेड तैयारी हमारी किए हुए काफ़ी देर हो गई है।
और इतने सारे गैप पीरियड में हमारा जो एमसीक्यू बेस्ड नॉलेज था वो तकरीबन थोड़ा बैकग्राउंड में चला गया है। तो हम सिर्फ ये करते हैं, एमसीक्यू बुक उठा लें आप, उनमें से कोई भी मास्टर पास, ऑक्सफोर्ड या गेट थ्रू, आहिस्ता आहिस्ता आपको चीजें वापस याद भी आना शुरू हो जाएंगी। और थ्योरी करना इज नॉट पॉसिबल कि आप एक टाइम पे बैठ के सटन करना शुरू कर दें या डैन आर्ट करनी शुरू कर दें। आपने ये करना है कि आपने एमसीक्यू बुक्स करनी है। अगर कुछ टॉपिक्स में आपको लगता है कि हाँ आपकी डेफिशिएंसी थी, वाइवा में भी आपको लगी थी, या वाइवा में कोई इस तरह का क्वेश्चन आया था ड्यूरिंग प्रिपरेशन, आपको चाहिए था कि आप वो बुक उस वक्त उठाते, लेकिन आप उसको देख सकते हैं, आप उसकी अच्छी रिवीजन कर सकते हैं किसी भी मेन टेक्स्ट बुक से। बल्कि इवन आपके पास ये एज है कि बाकी लोगों ने जब 6 महीने के बाद वाइवा देना है तो शायद उनके पास थ्योरी का इतना ज्यादा नॉलेज थोड़ा सा पुराना हो चुका होगा, लेकिन वाइवा तो देखें सबने इकट्ठे देना है ना, 6 महीने के बाद ही देना है सबने, चाहे किसी ने थ्योरी देनी है या नहीं देनी। लेकिन जिन्होंने थ्योरी देनी है उनके पास सिर्फ और सिर्फ ये मार्जिन होता है कि वो दोबारा से टेक्स्ट बुक एक दफा उठा लेते हैं, वो दोबारा से एमसीक्यू की बुक्स करेंगे। एमसीक्यू की बुक्स में जो एमसीक्यू आपको नहीं आता आप उसको मार्क कर लें, बाय द एंड ऑफ डे आप उसको दोबारा से एक दफा देखें। मास्टर पास करें, ऑक्सफोर्ड करें, गेट थ्रू, ये 3 बुक्स तो आपने लाजमी करनी है। साथ में आपने वाइवा या टोक्स नहीं पढ़ना। आजकल जिस तरह के सीपीएसपी के एमसीक्यूज आ रहे हैं, जिस तरह के उनकी पेपर्स आ रहे हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। आपका मेन फोकस थ्योरी पे होना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि वाइवा और टोक्स के चक्कर में, उनको इम्प्रूव करने के चक्कर में आप थ्योरी ही पास ना कर सके। इस टाइम आपके लिए थ्योरी पास करना बहुत जरूरी है। आपने सिर्फ सिर्फ थ्योरी पे अपनी पूरी कंसंट्रेशन रखनी है। आपने पूरी थ्योरी को रिपीट नहीं करना, आप कर भी नहीं सकते, ठीक है। आपने सिर्फ कुछ टॉपिक्स देखने हैं और उसके बाद आपने पास पेपर्स करने हैं। उसके लिए आप प्रॉपर अपना टाइम स्केड्यूल बनाएं। जब भी नेक्स्ट थ्योरी एक्सपेक्टेड है, आप अपनी बुक उठाएं, एमसीक्यू बुक्स उठाएं, पास पेपर्स करें, और उसके बाद आपने थ्योरी करनी शुरू कर देनी है। एट द एंड जस्ट आपने ये माइंड में रखना है कि प्लीज नेवर एवर गिव अप, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। उसका इतनी अटेम्प्ट्स में हुआ था, मेरा इतनी अटेम्प्ट में हुआ है, उसने तो ये सीरीज की है, मैंने ये सीरीज की है। नेवर एवर, स्मॉल स्टेप्स लेने हैं आपने। ईच डे ट्रस्ट द प्रोसेस एंड योर फ्यूचर सेल्फ विल बी प्राउड दैट यू केप्ट गोइंग। थैंक यू सो मच, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। आई होप बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स और क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए हैं, लेकिन स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी टाइम यू कैन आस्क मी इवन अंडर दिस वीडियो, और यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू।